नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। शराब केस में गिरफ्तार केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की। 15 अप्रैल तक रहना होगा जेल में। कहा, गिरफ्तारी के लिए ईडी के पास पर्याप्त सामग्री। बीजेपी ने किया आप पर वार तो आपने भी किया पलटवार। पीएम मोदी का तूफानी प्रचार। यूपी, एमपी से लेकर तमिलनाडु में विपक्ष पर जोरदार प्रहार। राजनाथ, अमित शाह भी गरजे। महाराष्ट्र में एमबीए के बीच सीट शेयरिंग फाइनल। शिवसेना यूबीटी 21 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। सांगली सीट भी शिवसेना यूबीटी के खाते में। एनसीपी शरद पवार को 10 और कांग्रेस को 17 सीटें मिली। उद्धव ठाकरे बोले, बीजेपी की होगी तड़ी पार। रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद बाजार में मुनाफा वसूली। इंट्राडे में सेंसेक्स निफ्टी में बनाया नया शिखर, लेकिन आखिरी में फिसल कर बंद। मिड कैप इंडेक्स भी गिरा। सोने चांदी में तेजी बरकरार। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा सोना। 71,500 के पार निकले भाव। चांदी भी 82,400 के करीब कायम। सेंट्रल बैंकों की खरीदारी और डॉलर में कमजोरी से कीमतों को मिल रहा सपोर्ट। इस साल मॉनसून होगा मेहरबान। प्राइवेट वेदर फोरकास्ट एजेंसी स्काईमेट का ऐलान। कहा, सामान्य से 102% होगी बारिश। जुलाई अगस्त में ज्यादा बरसेंगे बादल। पश्चिमी भारत में होगी ज्यादा बारिश। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल को आज दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा, यानी 15 अप्रैल तक केजरीवाल जेल में रहेंगे। असीम से डिटेल लेते हैं। असीम, केजरीवाल को कोर्ट से झटका लगा है, कोर्ट ने क्या कुछ कहा? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाले में 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। अरविंद केजरीवाल ने इसको दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था कि उनका रिमांड और उनकी गिरफ्तारी दोनों ही अवैध है। शराब घोटाले में उनका नाम कहीं भी नहीं आया है। इतना ही नहीं, ईडी को कोई भी मनी ट्रेल नहीं मिला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस पूरे मामले की सुनवाई की और 3 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी ने मनी ट्रेल दिखाया है। इतना ही नहीं, जो गवाहों ने बयान दिया है वो साफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल इस साजिश से जुड़े हुए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी ने उनको कम से कम 9 सम्मन भेजे, वो एक बार भी ईडी के सामने उपस्थित नहीं हुए। जो आम आदमी है या मुख्यमंत्री है, उनके लिए कानून अलग अलग नहीं हो सकता, उनको एक ही कानून का पालन करना पड़ेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। अब अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको तब तक की न्यायिक हिरासत दी है। अब अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग कर सकते हैं। शुक्रिया असीम। वहीं केजरीवाल की जमानत अर्जी खारिज होने पर बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला तेज कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कठोर तथ्यों के सामने आने से केजरीवाल का किरदार तार तार हो गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने श्री केजरीवाल के संदर्भ में जो निर्णय दिया है, उससे तथ्यों के कठोर धरातल पर आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार तार हो गया है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि गवाहों को डरा धमका कर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान लिए जा रहे हैं। गहरी राजनीतिक साजिश के तहत केजरीवाल को फंसाया गया है। जो फर्जी कंपनियां कागजों में बनी हैं, वो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रही हैं। कहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, ईडी क्यों नहीं जांच करती भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की? क्यों नहीं पूछताछ होती उनकी? क्यों नहीं गिरफ्तारी होती नहीं उनकी? क्यों नहीं छापे पड़ते उनके यहां? तो इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ये पूरा का पूरा मामला एक गहरी राजनीतिक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बनाया गया है
और जो बयान केजरीवाल जी के पक्ष में थे वो बयान ईडी ने जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी और सरकार के इशारे पर राजनीतिक साजिश के तहत कोर्ट के सामने रखा। और अब देखते हैं खबरें चुनावी महासंग्राम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में रोड शो किया। इस वक्त रोड शो चल ही रहा है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। मोदी के समर्थन में बड़ा जन सैलाब उमड़ा है। उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें चेन्नई से। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार खास ध्यान बीजेपी का यहाँ खाता खोलने की तैयारी है और खासी मेहनत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं पूरे दक्षिण भारत में और ख़ास करके तमिलनाडु में। चूँकि तमिलनाडु में पहले चरण में चुनाव होने हैं तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा फोकस है इस वक्त और खाता खोलना चाहती है बीजेपी इस बार तमिलनाडु और केरल में, क्योंकि अभी तक वहाँ पर बीजेपी की मौजूदगी तमिलनाडु में बने इसके लिए प्रयास। और इससे पहले यूपी के पीलीभीत में पीएम मोदी ने राहुल के शक्ति वाले बयान पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन शक्ति का अपमान करता है और शक्ति के उपासक कभी भी उनको माफ नहीं करेंगे। आज नवरात्रि के पहले दिन, शक्ति की पूजा के पहले दिन मैं देश को ये भी याद दिला रहा हूं कि कैसे इंडी गठबंधन ने शक्ति को खत्म करने की सौगंध खाई है। आज देश भर में जिस शक्ति की पूजा हो रही है उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। जिस शक्ति के आगे हम शीश झुकाते हैं उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। शक्ति का कोई भी उपासक इंडी गठबंधन को इस अपमान के लिए माफ नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी जनसभा की। पीएम मोदी ने खुद को भगवान महाकाल का भक्त बताया। उन्होंने कहा कि मोदी या तो महाकाल के सामने झुकता है या फिर जनता जनार्दन के सामने। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी निशाना साधा है। राजनाथ ने कहा कि न्याय पत्र एक क्रैश हो रहे बैंक के चेक से अधिक कुछ नहीं है। मानता हूं कि जो कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ है वह यदि वह कहा जाए कि वह भारत को पीछे ले जाने वाला है तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। मैं कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के संबंध में यही कहना चाहूंगा कि दिवालिया हो चुके बैंक के चेक से अधिक यह कुछ नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज चीन को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि भारत सभी पड़ोसियों से बेहतर रिश्ते चाहता है, लेकिन अगर मान सम्मान को चोट पहुंची तो करारा जवाब देने में हिचकेगा नहीं। प्रांतों के कुछ स्टेट्स के हम नाम बदल दें तो क्या नाम बदल देने से चाइना के वो स्टेट्स हमारे हो जाएंगे? इस गफलत में चाइना को नहीं रहना चाहिए। मैं मानता हूं ऐसी हरकतों से भारत और चीन के बीच के रिश्ते खराब होंगे। हमारे यहां अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, इस बात को हमें बराबर ध्यान रखना चाहिए कि जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलते। भारत की जो सोच है, हम सारे पड़ोसियों के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, मधुर रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन भारत के मान सम्मान स्वाभिमान पर यदि कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो बहनों भाइयों स्वाभाविक है उसका जवाब देने की भी कुव्वत आज भारत के अंदर है। मैं आपको बताना चाहता हूं।
महीनों तक उठापटक और तमाम खींचतान के बाद महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग पर बात बन गई। उद्धव गुट को सबसे ज्यादा 21 सीटें मिली, शरद पवार गुट के खाते में 10 और कांग्रेस को 17 सीटें। एमबीए में सांगली और भिवंडी सीट पर जो पेच फंसा था वो भी सुलझ गया है। सांगली सीट उद्धव गुट के खाते में आई है, जबकि भिवंडी सीट शरद पवार गुट को मिली है। वहीं एमबीए में सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को तड़ी पार करने का वक्त आ गया है, वो तड़ी पार होगा। प्रयास तो लगातार जारी है और मैं मानता हूं कि अभी ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। पूरी जनता ने तय किया है कि इस बार जो मैंने नारा दिया था कि इसको तड़ी पार करना है, तो जनता करके दिखाएगी। हरियाणा में बीजेपी के दिग्गज नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए। भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा की मौजूदगी में वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हुए। चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे हैं। इससे पहले उनके बेटे विजेंद्र भी शामिल हो चुके हैं। बीजेपी से कांग्रेस में वापसी करने पर वीरेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। और पॉलिटिक्स में ब्रांड की क्या अहमियत है, और ब्रांड मोदी क्यों ब्रांड राहुल या ब्रांड ममता या ब्रांड केजरीवाल से आगे है। आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। और अब देखते हैं चुनावी मूड माहौल। भारत के चुनाव दुनिया के सबसे बड़े चुनाव होते हैं। दुनिया के लिए ये चुनाव अपने आप में एक अजूबा है। इस चुनाव को देखने के लिए विदेश से हजारों मेहमान आते हैं। क्या है इसकी खूबी, बता रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। भारत में चुनाव के वक्त विदेशी लोग सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि 80 करोड़ मतदाताओं वाले चुनाव को देखने भी आते हैं। प्रधानमंत्री ने भी G20 और अन्य मौकों पर भारत का चुनाव देखने का निमंत्रण दिया है। मैंने इलेक्शन कमीशन से भी कहा है कि विश्व का हर देश भारत का इलेक्शन टूरिज्म के लिए निकले, हिंदुस्तान के टूरिज्म को देखें, और सिर्फ वोटिंग के दिन नहीं, कोई मार्च महीने में आए, कोई मार्च के 2nd वीक में आए, कोई मार्च के 3rd वीक में आए, कोई अप्रैल में आए, कोई मई में आए। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब 2012 में उन्होंने इलेक्शन टूरिज्म के लिए टूरिज्म इंडस्ट्री से आह्वान किया था। तब गुजरात का चुनाव देखने कुछ विदेशी मेहमान आए भी थे। चुनाव दर चुनाव ये संख्या बढ़ती रही और इस बार करीब 20,000 विदेशी मेहमान इलेक्शन टूरिज्म की बुकिंग करा चुके हैं। इस काम में लगी अक्षर ट्रैवल्स के मुताबिक विदेशी $500 से $1,000 देकर 5 से 7 दिन के पैकेज ले रहे हैं। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, मिडिल ईस्ट के पर्यटक सबसे ज्यादा हैं। इलेक्शन टूरिज्म देखने के लिए पूरे दुनिया भर से 20,000 से ज्यादा लोग इस बार आ रहे हैं। खास करके यहाँ पे जो G20 मीटिंग हुई और हमारे प्रधानमंत्री ने देश विदेश में जाके इंडिया की जो एक आइडेंटिटी बनाई है, तो इस हिसाब से लोगों को में उत्सुकता है कि कैसे एक लोकतंत्र काम करता है, कैसे लोकशाही में लोग अपने नेता को चुनते हैं और कैसे एक पूरा मैकेनिज्म काम करता है। तो उसके लिए लोगों को काफी उत्कंठा है और इसी कारण लोग इस बार भारत में इलेक्शन देखने के लिए खूब बड़ी संख्या में आ रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का गौरव अब सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं रहेगा, लेकिन इलेक्शन टूरिज्म के जरिए जो हजारों विदेशी मेहमान आने वाले हैं, वो अपने अपने देश में भारत के ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे। केतन जोशी, अहमदाबाद। और चुनावी मूड माहौल में हम लेकर आए हैं गाजियाबाद का हाल। संवाददाता दीपाली नंदा ने घंटा घर मेन बाजार में व्यापारियों के साथ चुनावी माहौल का जायजा लिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजियाबाद के सबसे पुराने बाजार घंटा घर की मेन मार्केट में। इस मार्केट की बात करें तो यहाँ पर आपको कपड़े, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से लेकर
ड्राई फ्रूट्स या फिर घर का जितना भी छोटा मोटा सामान है वो सब कुछ मिल जाएगा। जिस तरह से राजधानी दिल्ली में चांदनी चौक मशहूर है, उसी तरह से गाजियाबाद में मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये घंटा घर की मेन मार्केट मशहूर है। तो यहाँ पर जो मौजूद कारोबारी हैं हम उनसे जानेंगे कि गाजियाबाद में चुनावी माहौल किस तरह का है, लेकिन उससे पहले आपको एक झलक दिखाते हैं इस मशहूर मार्केट की। भीड़ भाड़ वाली गलियां, चप्पे चप्पे पे खरीदार और आपकी हर जरूरत का सामान। गाजियाबाद का ये सबसे पुराना बाजार आपको दिल्ली के सदर बाजार या चांदनी चौक जैसा ही दिखेगा। इस मार्केट के इतिहास में नजर डालें तो 1958 में यहाँ पर ये दुकानें अलॉट की गई थी। उस वक्त इसके आसपास जंगल हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलती। घंटा घर का ये मेन बाजार होम डेकोरेशन के सामान, खिलौने, खूबसूरत आर्टिफिशियल ज्वेलरी, चूड़ियाँ, किचन आइटम्स और फैशन वियर के लिए काफी फेमस है। यही वजह है कि आपको यहाँ महिला कस्टमर्स की संख्या सबसे ज्यादा दिखाई देगी। यहाँ पर व्यापार कर रहे कारोबारी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अहम लोकसभा सीट गाजियाबाद की चुनावी कवरेज में आइए अब आपको दिखाते हैं घंटाघर मेन बाजार के कारोबारियों के साथ चुनावी चर्चा। आप लोग वोटर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, तो पिछले 5-10 साल की बात करें तो क्या बदलाव आपने देखा है? जब से बीजेपी आई है तो एक तो व्यापारी सुरक्षित काफ़ी महसूस करता है अपने आप को। एक जो है कोई भी बात अगर कोई घटना व्यापारी के साथ घटती है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन तुरंत सहयोग करता है, सपोर्ट करता है। भाई अगर आपके कारोबार की बात करें, क्योंकि सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार है, तो वो जो रिफॉर्म्स कर रही है, खासतौर पर अगर हम जीएसटी के बारे में आपसे पूछना चाहें तो क्या आपको लगता है कि अब सिंप्लीफाई हो चुका है ये पूरी टैक्स प्रणाली? अभी भी आपको लगता है कि उसमें बहुत सारी पेचीदगियां हैं? नहीं, टैक्स प्रणाली तो अब आगे आगे धीरे धीरे आप देखोगे सब कुछ विदाउट जीएसटी तो ख़त्म ही हो जाएगा। काफ़ी कुछ टैक्स के दायरे में आ गया है। अब व्यापार जो है बिना टैक्स के आप कर नहीं सकते। आप भी यहाँ पर करीब 45 साल से कारोबार कर रहे हैं। अगर हम एक बाजार की बात करें, जिस तरह से दिल्ली में चांदनी चौक, वही गाजियाबाद में घंटाघर, तो यहाँ पर कितना सुधार हुआ है? सड़कों का चौड़ीकरण होने वाला है। जो भी सरकार की योजनाएं देखो वो तो अच्छी योजना ही होती हैं। बाकी बाज़ारों में तो जैसे पहले था वैसे ही है अब भी। हमारे यहाँ के विधायक अतुल गर्ग जी अब सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, हर किसी से कोऑपरेटिव इंसान है। अंकल आप बताएं, आप यहीं के वोटर हैं गाजियाबाद के? तो पिछले 5-10 साल में कुछ सुधार हुआ है गाजियाबाद का? कोई सुधार नहीं बोल सकते, पुरानी मुर्शिद का तो है ना है और ना हो। क्या वजह मानते? क्या क्लियर सब ढोंगे सबके? क्या कुछ सुधार है जो होना चाहिए? सुधार ना हो आगे क्लियर खुल कर कह रहे हैं। यहाँ पर अक्सर दिक्कत होती है पार्किंग की, जो सबसे बड़ी समस्या है। फिलहाल इससे यहाँ के ट्रेडर्स जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं और उम्मीद यही कर रहे हैं कि जो तमाम समस्याएं हैं, चाहे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट की हो या फिर पार्किंग की हो, उस लिहाज से यहाँ पर चुने हुए जो नए सांसद हैं ध्यान दें और इस मार्केट को और ज़्यादा रीडेवलप किया जाए। दीपाली नंदा, घंटाघर मेन बाजार, गाजियाबाद। महाराष्ट्र के विदर्भ में गढ़चिरौली में चुनाव को लेकर प्रशासन ने चाक चौबंद तैयारी की है। चप्पे चप्पे पर नक्सलियों के आतंक के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। नक्सलियों के गढ़ में पैरा मिलिट्री फोर्स का पहरा। लाल आतंक के खिलाफ संगीनों का चक्रव्यूह। गढ़चिरौली के चप्पे चप्पे पर कॉम्बिंग ऑपरेशन। देश के कई इलाकों में चुनाव हर बार चुनौतियां लेकर आता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ भी ऐसा ही है।
महाराष्ट्र में गढ़चिरौली को बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है। यहाँ पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं, लिहाजा सुरक्षा के ऐसे बंदोबस्त किए गए हैं कि यहाँ परिंदा भी पर न मार सके। महाराष्ट्र में पहले चरण का चुनाव होना है 19 अप्रैल को। विदर्भ इलाके में चंद्रपुर और गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में ये मतदान होना है लोकसभा का। और इस समय न्यूज 18 इंडिया देश के सबसे जो संवेदनशील इलाका है गढ़चिरौली, जो नक्सल प्रभावित इलाका है गढ़चिरौली, वहां पर हम मौजूद हैं। चुनावों को लेकर गढ़चिरौली पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के साथ साथ सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में दिख रही है। C-60 कमांडो की ये फौज जंगल के आसपास से गुजरने वाली सड़क की लगातार निगरानी कर रही है। चप्पे चप्पे पर C-60 कमांडो आपको दिख रहे होंगे और एंटी माइंस जो वैन होती है, जो बिल्कुल बुलेट प्रूफ होती है और माइंड प्रूफ होती है, कि इसी वैन में सारा डिप्लॉयमेंट गढ़चिरौली में किया जा रहा है। ये जो वैन है वो अपने आप में एक स्पेशल वैन है कि अगर माइंड ब्लास्ट भी होता है तो अंदर बैठे जितने भी जवान हैं, जितने भी कमांडो हैं, वो पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। चेकिंग के दौरान भी जो C-60 कमांडो अपने हाथों में AK-47 रहते हुए अलर्ट मोड पर रहते हैं। गढ़चिरौली का अतीत और वर्तमान नक्सलियों के भयानक हमलों का गवाह रहा है। आशंका जताई जा रही है कि चुनाव में भी नक्सली खलल डाल सकते हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रख रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस के लोग हैं, ट्रैफिक पुलिस और C-60 कमांडो एक एक गाड़ी को यहाँ पर रोकते हैं, उनकी बाकायदा वेरिफिकेशन होती है और सारी गाड़ी को प्रॉपर चेक किया जाता है ताकि ये पता चल सके कि गाड़ी में कोई सस्पेक्ट या फिर कोई सस्पिशियस लोग तो नहीं है। इसलिए बाकायदा सारी गाड़ियों को यहाँ पर खोल कर चेक किया जाता है। अंदर जो लोग बैठे हैं उनकी चेकिंग की जाती है। घने जंगलों के बीच C-60 के जवान हाईटेक वेपन के साथ किसी भी आपात स्थिति से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। ड्रोन कैमरों के जरिए एक एक मोमेंट पर नजर रखी जा रही है। गढ़चिरौली में इस समय न्यूज 18 टीम मौजूद है। गढ़चिरौली के घने जंगल के अंदर हम मौजूद हैं और किस तरीके से जो गढ़चिरौली पुलिस की C-60 कमांडो की टीम है वो देखिए ड्रोन से, ये बड़ा ड्रोन है और इसे स्विस ड्रोन कहा जाता है और बताया जा रहा है कि ये ड्रोन 15 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकता है और 15 किलोमीटर तक जहां भी कोई सस्पेक्टेड नक्सली कैंप हैं या फिर सस्पेक्टेड लोग छुप कर बैठे हुए हैं, वहां से ये पूरी लाइव फीड जो है वो C-60 कमांडो को दे सकता है। दूर दूर तक घने जंगलों में ये नजर रखता है कि किस तरीके से जो नक्सली हैं वो इस इलाके में कितने लोग एक्टिव हैं, कहाँ कहाँ नक्सलियों का कैंप लगा हुआ है और उसकी जो लाइव फीड है वो C-60 कमांडो की टीम लाइव फीड देखती रहती है। जंगल में सब जब हम ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन के दौरान हमारा जो दुश्मन है माओवादी, तो वो कहाँ छुप कर बैठ सकते हैं और हम पर घात लगा सकते हैं। तो इस ड्रोन के जरिए से हम उनका लोकेशन असेट कर सकते हैं। गढ़चिरौली में इस बार 87 कंपनियों की डिप्लॉयमेंट की गई है, जिसमें CRPF, CISF, BSF और C-60 के साथ साथ मतदान वाले दिन 18,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी। सभी इनपुट्स को हम केयरफुली मॉनिटर कर रहे हैं। लास्ट लोकसभा इलेक्शन में 22 आचार संहिता के समय 22 वायलेंट इंसिडेंट्स हुए थे और चुनाव के मतदान के जो दिन होते हैं उस समय कुल 6 इंसिडेंट्स हुए थे जिसमें ID ब्लास्ट और फायरिंग हुई थी। तो लास्ट आचार संहिता के समय हमारे 15 जवान शहीद हो गए थे। तो ऐसे जितने भी इनपुट आ रहे हैं उसको हम एकदम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। हमने अपनी नक्सल विरोधी अभियान को भी बहुत तीव्र किया है। कल भी हमने 3 खूंखार नक्सलियों को अरेस्ट किया है। इस साल 15 दिन पहले हमने 4 सीनियर तेलंगाना स्टेट कमेटी के कैडर्स को न्यूट्रलाइज किया है और हमारी नक्सल विरोधी अभियान को तीव्र करके हमें उम्मीद है कि इस बार की चुनाव जो है इट विल बी वेरी पीसफुल। इन जंगलों का चप्पा चप्पा नक्सलियों का जाना पहचाना है। इस इलाके में किसी वारदात को अंजाम देना उनके लिए आसान होता है और यही वजह है कि इस बार पुलिस प्रशासन और पैरामिलिट्री फोर्स अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती।
यानी अगर नक्सलियों ने किसी भी तरह की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की तो जवाब मुंह तोड़ मिलना तय है। और अब बात करते हैं बाजार की। आज हफ्ते के दूसरे दिन बाजार में रिकॉर्ड स्तरों को छुआ। आज आखिरी 2 घंटों में बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 59 अंक और निफ्टी 24 अंक गिरकर बंद हुआ। सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल, रियल्टी, बैंकिंग शेयरों में रही। पीएससी, इंफ्रा, ऑटो इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए हैं। और कल ही खबर आई थी कि बीएसई का मार्केट कैप 400 लाख करोड़ पार कर गया है और आज ही सेंसेक्स ने पहली बार 75,000 का जादुई आंकड़ा भी पार कर लिया। सिर्फ 82 दिनों में सेंसेक्स ने 70 से 75,000 का सफर पूरा किया है। कौन है इस तेजी के सिकंदर, बताने के लिए हमारे साथ है सुमित मेहरोत्रा। बताएं सुमित। अगर कुछ नंबर्स को देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं। जहाँ पर सेंसेक्स की डायमंड जुबली यानी 75,000 का जो नंबर है वो पहुँचता हुआ दिखाई पड़ा है। लेकिन इस पूरी तेज़ी में 4 कंपनियों का सबसे बड़ा योगदान रहा है, जिसमें आता है रिलायंस, जिसमें आता है एसबीआई, जिसमें आता है भारती एयरटेल और टीसीएस। ये 4 कंपनियां, इन्होंने अपने पूरे 5,000 अंकों की जो तेज़ी है सेंसेक्स में, उसका 60% योगदान सिर्फ इन 4 कंपनियों की तरफ से ही आता हुआ दिखाई पड़ा है। जिसमें रिलायंस का सबसे बड़ा योगदान है सिंगल हैंडेडली। ऑब्वियसली वेटेज भी ज़्यादा है, लेकिन सिंगल हैंडेडली रिलायंस ने करीब 30% के आसपास का जो कंट्रीब्यूशन है वो दिया है। 82 दिनों में ये 70 से 75,000 का जो नंबर है ये पार होता हुआ दिखाई पड़ा। और इन 82 दिनों में इन सभी कंपनियों की जो मार्केट कैप है वो करीब 7.5 लाख करोड़ बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। कंट्रीब्यूशन वाइज देखिए, पहले 4 कंपनियां यानी कि रिलायंस, एसबीआई, भारती और टीसीएस, करीब 62% के आसपास इस तेजी का योगदान इन 4 से आया। दूसरे 4 जिसमें आते हैं टाटा मोटर्स, सन फार्मा, एनटीपीसी और मारुति, करीब 28% का योगदान यहां से आता हुआ दिखाई पड़ा। तो 62 और 28 यानी कि मोटा मोटा मान लीजिए 80-90% जो योगदान है वो इन 8 कंपनियों से आया और बचा कुचा योगदान जो है यहाँ इनसे आया। अभी आप कहेंगे 30% से ज़्यादा निकल रहा है, क्योंकि सामने नेगेटिव कंट्रीब्यूशन वाली कंपनियां भी थी तो उनका नेगेटिव कंट्रीब्यूशन भी था, इसीलिए। लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो यहीं से आता हुआ दिखाई पड़ा है। ये 12 कंपनियों में जो कंट्रीब्यूशन आया भी है उसके सामने 10 से 12 कंपनियां जो कि नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रही थी, इस लिहाज से कंट्रीब्यूटर इस तरह से देखने को मिला। अब आते हैं निफ्टी बैंक पर। निफ्टी बैंक के केस में आपको जो एक हाई से दूसरा हाई यानी कि दोबारा जो एक बारी ऑल टाइम हाई निफ्टी बैंक ने अचीव किया है, उसमें भी 2 बड़े नाम खाली आते हुए दिखाई पड़े हैं। एक है एसबीआई और दूसरा है आईसीआईसीआई। इन दोनों ने करीब 10% के आसपास की तेजी बाजार में दी है, निफ्टी बैंक को कंट्रीब्यूट किया, जिसके दम पे चले हैं। पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा में करीब 20 से लेकर 40% तक का उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा है। हालांकि एचडीएफसी बैंक भी रिकवर हुआ है, लेकिन रिकवरी के बावजूद भी एचडीएफसी बैंक अभी भी पिछले हाई से लेकर अब तक करीब 9% नीचे कामकाज कर रहा है। तो मेजरली कंट्रीब्यूशन वाइज निफ्टी बैंक में एसबीआई और आईसीआईसीआई रहे। और अगर आप निफ्टी के कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो उसमें रिलायंस, एसबीआई, भारती एयरटेल और टाटा कंसल्टेंसी, ये 4 नाम हैं जो कि मेजरली बाजार को तेजी देने में सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़े। शुक्रिया सुमित। और बाजार के फोकस में आज इन्फोसिस का शेयर बना हुआ रहा। दरअसल बीओएफए एसईसी ने कंपनी पर रिपोर्ट जारी की है। क्या इस रिपोर्ट में बता रही है हर्षदा सावंत। अगले हफ्ते इनफैक्ट इन्फोसिस के नतीजे आएंगे। इस फ्राइडे को टीसीएस के साथ पारी की शुरुआत होगी, लेकिन बोफा का फोकस साफ है इन्फोसिस पर और यहां पर एक अपग्रेड आया है, बाय कॉल दे रहे हैं। टारगेट सबसे पहले मैं आपको बता दूं करीब 1785 यानी कि मौजूदा भाव से कम 24% तक के अपसाइड की गुंजाइश इस समय इन्फोसिस में उभर कर आ रही है, ये बोफा का मानना है। बोफा बेसिकली कहता है कि कैलेंडर ईयर 22 में एक खासा अंडर परफॉर्मर था इन्फोसिस निफ्टी के सामने, लगभग 40% या अंडर परफॉर्म कर चुका है। अब उस अंडर परफॉर्मेंस में एक रिवर्सल आएगा, यानी कि वो अंडर परफॉर्मेंस पलटती हुई दिखाई देगी। अगर आप इसके इमीडिएट पीयर टीसीएस या इमीडिएट कॉम्पिटिटर टीसीएस से कंपेयर करेंगे तो टीसीएस के मुकाबले ये अब स्टॉक करीब 20% के डिस्काउंट पर कारोबार कर रहा है। और ये 2 बड़े कारण हैं कि इस शेयर में अब अपग्रेड आना चाहिए और खरीदारी शुरू करनी चाहिए। लेकिन आउटलुक कितना मजबूत है, तो FY26 पर बोफा का मानना है कि कंपनी कम से कम
9% तक की रेवेन्यू ग्रोथ दिखा सकती है। वो एक कारण है इस स्टॉक को पसंद करने के लिए। अब इसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक कारण ये है कि बैंकों की तरफ से बेज़ल 3 पर खर्च बढ़ने लगेगा आने वाले समय में। इस लिहाज से वो FY26 के लिए 9% ग्रोथ इस समय कैलकुलेट करने लगे हैं। दूसरी तरफ सैप भी अपग्रेड के लिए जाएगा, तो वो एंटरप्राइज बिजनेस के लिए एक अच्छी खासी कमाई कराएगा। लेकिन यही नहीं, इस साल जो अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, भारत की तरह और कई सारे देशों की तरह, यूएस के चुनावों के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशनल आईटी स्पेंड्स थे वो फिर से पिकअप करते हुए दिखाई देंगे। ये एक और वजह है कि FY26 को लेकर बोफा काफी ज्यादा आश्वस्त है। याद रखिएगा, अगले हफ्ते कंपनी के नतीजे आने वाले हैं और इन नतीजों में आगे का आउटलुक साफ होने के आसार हैं। अब बोफा ये स्पेसिफिकली कहता है कि जो भी खराब चीज आनी है वो इसी क्वार्टर में निपट जाएगी, वो आगे एक्सटेंड होने के आसार नहीं हैं। इसीलिए इन्होंने FY26 का जो EPS का अनुमान है वो लगभग 4% से बढ़ाया भी है। ये कुछ कारण हैं कि इन्फोसिस पर दरअसल बोफा काफी बुलिश है और कह रहा है अपग्रेड कर रहे हैं, ये सही समय है स्टॉक खरीदने का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से 24 घंटे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।